मैं गुजारिश करूंगा सेंट्रल वर्क काउंसिल के सचिव आली जनाब खान साहब से कि वो आपसे रूबरू होकर आपके जहन में जो भी सवालात हैं उसका माकूल जवाब देकर आपको इत्मीनान पहुंचाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चेयरमैन छत्तीसगढ़ स्टेट वक्फ बोर्ड जनाब सलीम अशरफी साहब और तमाम मेंबरान, सर्वे कमिश्नर छत्तीसगढ़ मिंज साहब, फारूकी साहब मेरे दोस्त सीओ छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड और तमाम बुलाए हुए मुतवल्ली साहिबान, तमाम दूर दराज जगह से आए हुए हजरत और खवातीन, मुझे बेहद खुशी हो रही है कि चेयरमैन और सीओ साहब ने बड़ी कोशिश करके ये जलसा किया। मैं सेंट्रल वर्क काउंसिल और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से शुक्रगुजार हूँ और मेरी कोशिश हमेशा ऐसी रहेगी कि फ्यूचर में हम ऐसे और इससे ज्यादा बड़े बड़े प्रोग्राम करें ताकि हम अपनी बात लोगों तक और राज्य सरकार तक पहुंचाए, ताकि जो वक्फ एक्ट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट उसका कस्टडियन है और सेंट्रल वक्फ काउंसिल जो है उसकी एडवाइजरी बॉडी है जिसका दायरा इस एक्ट के तहत बढ़ाया गया है और स्टेट के वक्फ बोर्डों को इसमें काफी दुरुस्त करने की कोशिश की गई है। अमेंडमेंट जो वक्फ एक्ट पिछले साल 1 नवंबर से लागू हो चुका है, इसके लिए काफी मेहनत वक्फ बोर्ड ने और वक्फ बोर्ड के जुड़े हुए तमाम हजरत मुतवल्ली टाइम टू टाइम कंसल्टेशन करके ये पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर बहुत कुछ एक्सटेंसिव डिस्कशन होने के बाद में ये अमेंडमेंट आया। अमेंडमेंट में जो भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस आए हुए हैं, चाहे वो शुरू से लेके उसमें सब तख्ते जो है सरकार के, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट वक्फ बोर्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल वक्फ काउंसिल, मुतवल्ली और राज्य सरकार के तमाम रिलेटेड जो डिपार्टमेंट में सबकी हर किस्म की जो ड्यूटी है उसको बेहद खुले तौर पे बयान किया गया है। इस वक्फ कॉन्फ्रेंस का मकसद जो आज का है ये बेसिकली एक अच्छे सब्जेक्ट पे हो रहा है, इसीलिए प्रोटेक्शन, डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी ये ऐसी 3 लफ्ज जो इसमें जुड़े हुए हैं। प्रोटेक्शन इसीलिए जरूरी है क्योंकि तादाद कुछ थे और कुछ घट चुके हैं, जबकि इसमें इजाफा होना चाहिए। आबादी बढ़ रही है, वक्फ प्रॉपर्टीज भी एक्सपेंशन होनी चाहिए थी और उसमें वक्फ करने वालों की भी नंबर बढ़ने चाहिए थे। बदकिस्मती है कि ये नंबर गिरते जा रहे हैं, जिससे हमें ये महसूस हो रहा है कि अल्लाह ताला के नाम की हुई अमानत कोई और ले जा रहा है, जबकि हमारी जिम्मेदारी ये थी, हमारी अमानत को हम इतने कोशिश करते हैं कि हमारा सामान हमसे कोई ना ले, तो अल्लाह ताला का सामान को तो उससे डबल कोशिश हमारी होनी चाहिए दिलो जान से, ताकि हमको आज नहीं आखिरत में भी इसका जवाब देना होगा। चाहे हम चंद साल की आराम का या ऐशो आराम के लिए उसकी पैसे से कमाई से हमें कुछ हासिल नहीं होने वाला है। हालांकि हमें तकलीफ उन दिन होगी जिस दिन हम शायद ये गलती को करेक्ट करने के लिए भी टाइम नहीं होगा। बेहद खुशूसी बात यह है कि ये जितने भी चीज हमारे पास में आज मुझे सुन के हमारे मुतवल्ली साहिबान ने जो मुश्किलें बताई, मैं समझता था कि मुश्किल ग्राउंड की जो है वो इतनी ज्यादा नहीं है, शायद हमें उससे ज्यादा कुछ सोच रहे हैं, लेकिन है। बट ये जो मुश्किलें हैं हर जगह थोड़ी बहुत है। बट बाय द वे सारे 30 स्टेट वक्फ बोर्ड में जिनसे मेरा डे टू डे बातचीत होती रहती है, चेयरमैन साहब से और सीईओ से और उनके और अधिकारियों से, परेशानी बाय एंड लार्ज यही है। बहरहाल हमें ये जो जलसे में हम आज की बात जो मुझे खुसूसी तौर पे करना है
इससे मुझे ये एक लेसन सीखना है आपसे कि आपकी जो जो दुश्वारियां परेशानियां हैं उसको स्टेट वक्फ बोर्ड के जरिए मुझे मोटे शब्दों में 4-5 चीजें ऐसे मिले जिसे मैं हमारी मैडम मिनिस्टर माइनॉरिटी अफेयर्स और काउंसिल की चेयरपर्सन भी है वो, उनके जरिए मैं रमन सिंह साहब को स्टेट के मसलों पर जरूरत से जरूरत ज्यादा जितनी भी मदद होगी ये उलझनों से निजात दिलाने के लिए एक तो कोशिश करूंगा, जिसके लिए मुझे बोर्ड से खुले तौर पे चाहिए कि डीएम की कॉन्फ्रेंस बुलानी है उन जिलों में जहां वक्फ तादाद में, ताकि सबकी जरूरत नहीं है और सबको हिदायत उसकी दे दिया जाए। प्रमुख सचिव साहब को भी हम इसके बारे में खुसूसी लिखाएंगे चिट्ठी में, ताकि हो कोर्ट को हम उस तरीके से नहीं बता पाए जिस तरीके से हमको अमेंडमेंट आने के बाद बताना चाहिए था। ये एक सबसे बड़ी लापरवाही हमारे तरफ भी हुई है और हम लोगों से भी हुई है, जिसकी पब्लिसिटी हमको तुरंत एक्ट आने के बाद करना चाहिए था, ताकि कोर्ट को ये बिल्कुल साफ तौर पे पता हो जाना चाहिए था कि वक्फ प्रॉपर्टी का टाइटल डिटर्मिनेशन का रोल जो है वो सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल को है, किसी और को नहीं है, और कोई भी सिविल कोर्ट इसको किसी भी तरीके से इंटरफियरेंस नहीं करेगा, बशर्ते वो हाई कोर्ट में सुनाई जा सकता है जब ट्रिब्यूनल के फैसले से वो खुश नहीं है। लेकिन वो एक नहीं हो पाई। हमने कोशिश करी थी कि फरवरी मार्च के दौरान इस कॉन्फ्रेंस बुलाया जाता और इसके बाद गली मोहल्ले तक आप लोग जाके ये बात को पहुंचाते। और सबसे बड़ी कमी मुझे जो इसमें लग रही है, हमारी यूनिटी बड़ी जरूरत है। जो काम 10 आदमी मिलके हम करेंगे वो एक आदमी से नहीं होगा। वक्फ का मामला है, इनकी तकलीफें जो बड़ी है मेरे हिसाब से ये पिछले 10 सालों में हुई है, जब से प्रॉपर्टी में बहुत बड़ा उछाल आया। 2004 से पहले ये मसले इतने नाजुक नहीं थे जो आज के दिन है। इसमें हमारे लोगों की भी गलती है और हमारे खास करके भाइयों लोगों की। हमको सबसे बड़ा तकलीफ जो है वो अपने से, परायों से नहीं है। बट उस चीज को मद्देनजर रखते हुए मैं ये बताना चाहूंगा कि इसमें मसौदे बड़े अलग अलग से आए हैं और इसमें जो भी कुछ खामियां हैं उसको इन जलसों के जरिए आप लोगों से इनपुट्स ड्रॉ करके हम उसको अमेंडमेंट की जब भी शुरू होगी उसमें जरूरत डालेंगे। अभी बेसिक चीजों पे मैं जरा बताना चाहूंगा कि फर्स्ट एक्ट में बहुत सारी चीजें टाइमलाइन डिफाइन हुई जो पहले वाले एक्ट में कभी नहीं था। चाहे वो सर्वे की बात करें, सर्वे 3 महीने में होना चाहिए था, अपॉइंटमेंट करना था सर्वे कमीशन, 1 साल के अंदर सर्वे की रिपोर्ट आनी चाहिए। सर्वे रिपोर्ट के तहत बोर्ड जो नोटिफाई करता था उसको लोग चैलेंज करते थे, सरकार चैलेंज करती थी। तो उसके लिए हमने बोला कि सर्वे कमीशन रिपोर्ट बोर्ड को भेज देगी, बोर्ड कंफर्मेशन भेज देगा, फिर वो गवर्नमेंट इश्यू कर देगा, तो उस पर कोई डिस्प्यूट नहीं होगा और सर्वे का खर्चा स्टेट वक्फ बोर्ड को देना है। सिमिलरली इसको बढ़ाते बढ़ाते करीब 1 से लेके पूरे चैप्टर आप देखेंगे 9 चैप्टर में, तो जितने भी प्रोविजन आए हैं आखिरी तक अगर आपको देखते हैं उसमें कई चीजों पे स्टेट गवर्नमेंट की बहुत बड़ी अहम रोल है। आज मैं मिस कर रहा हूं हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी और मंत्री महोदय, अगर वो होते तो हम जो चीजें स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से होता वो 6-7 चीजें मैं उन पे ध्यान आकर्षण करने के लिए करता। लेकिन कोई बात नहीं, मैं चिट्ठी के जरिए मैं सीएम साहब को और मंत्री जी तक हम भेजने की कोशिश करेंगे, ताकि जो दुश्वारियां आपको आज हो रही है वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से लेंगे। दूसरी बात, वक्फ बोर्ड का इख्तियार बढ़ाया गया है, ग्रेटर पावर दिया गया है सीओ को और बोर्ड को। नोटिस 54 में देते थे, आजकल 52 का भी प्रोविजन को रिसोर्ट करने के लिए दिया गया, जिससे डायरेक्ट एफआईआर भी दे सकते हैं और पुलिस को मजबूरन केस रजिस्टर भी करना पड़ेगा। एनक्रोचर की डेफिनेशन क्लियर हो गई जो पहले कभी नहीं थी, और उसमें पेनल प्रोविजन भी रहे हैं, इम्प्रिजनमेंट की बात भी कही गई है। पब्लिक सर्वेंट अगर नहीं मानता है आपकी बात, यानी बोर्ड की बात या ट्राइब्यूनल के ऑर्डर के मुताबिक बोर्ड की बात, उन पे भी पेनल प्रोविजन 15,000 रुपए तक का जुर्माना की भी बात रही। मोटी तौर पे इस एक्ट में जो चीजें लाई गई है वो वक्त के हालात को बेहतर और सुधार के ओर ले जाने वाली बात है। इसमें 2-3 चीजें हमको बहुत
एहतियात से और जिम्मेदारी से करना पड़ेगा, जो चीजें नहीं होती है। मेरा तजुर्बा 30 वक्फ बोर्ड में मेजॉरिटी ऑफ द टाइम बोर्ड का जा रहा है, मुतवल्ली हटाओ कमेटी बनाओ, कमेटी हटाओ मुतवल्ली बनाओ। हमने पूरा टाइम इसमें खराब कर दिया। कभी इस बात की एहसास नहीं करी कि हम कम से कम अपनी कमेटी में अपने मुतवल्ली साहिबा इस लायक है कि कम से कम वो एमिनेंट ग्रुप या अच्छे खासे 2-4 लोग उसमें हैं जो कागज कार्रवाई कर सकते हैं। जो काम हमारे कुछ हजरत नहीं कर पाते उनको लेना चाहिए, ताकि पढ़े लिखे कोर्ट कचहरी इल्म के बारे में पूरी मदद मिलती। जो चीज ये एक कमी दिख रही है, तो मैं इसीलिए मैं ये बोलना चाहता हूं कि ये अगर हो जाता है तो इस पर प्रेशर ग्रुप आपको सरकार के सामने बनाने में बड़ा मदद मिल जाएगी। और हर जगह, क्योंकि बना तो सेंट्रल वक्फ काउंसिल को मैं 2 साल से सेक्रेटरी हूँ, और मैं उसको एक एंडोमेंट ऑर्गेनाइजेशन या चैरिटेबल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मैंने नहीं सोचा। मैंने उसको इसीलिए सोचा क्योंकि मैं बड़े डिफरेंट बैकग्राउंड से आता था, जहां पर काम करो तो दुकान चलेगी, काम नहीं करो तो बंद हो जाएगी। ये ऐसा ही इदारा है, ना काम करो तो एकदम बर्बाद है और काम करो तो भी परेशानियां हो रही है। बट हमने कोशिश करी थोड़ी बहुत सुधार और सोच बदलने के लिए, ताकि हमारे लोगों में कुछ डेवलपमेंटल ओरिएंटेड की तरफ जाएं और सोच में, विचार में, माइंडसेट में चेंज आए, ताकि हम कुछ तरक्की की ओर जाएं। जहां तक 3-4 चीजें ऐसे आई है, लिटिगेशन, एनक्रोचमेंट, डेवलपमेंट की बात आई है। जहां तक लिटिगेशन की बात आई है, हर बोर्ड को मैंने हिदायत दिया है कि आप अपने जितने भी कोर्ट कचहरी में केस पड़े, प्रॉपर्टी पड़े, उसकी क्लियर बात हो और उसकी लिस्ट बनाए। बहुत अगर काम बहुत क्या बोलते हैं, बहुत हाई वैल्यू वाली प्रॉपर्टी है, बड़ी प्रॉपर्टी है, उसकी लिस्ट को बनाइए। और हमारे यहाँ पर सेंट्रल वक्फ काउंसिल में लीगल एक्सपर्ट कमेटी, हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस आंध्र प्रदेश के बिलाल नासरी साहब, जस्टिस हैदर रजा इलाहाबाद हाई कोर्ट से और लखनऊ हाई कोर्ट से जस्टिस थे, और इकबाल शेख, शकील अहमद सैयद, ये लोगों को मिला के बनाई गई है, ताकि ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बड़े बड़े केसों को स्टडी करेंगे। उसके लिए हमने हर चेयरमैन स्टेट वक्फ बोर्ड के मेंबर बनाए। तो लिटिगेशन पे आप जरा ये करिए, इससे हमें थोड़ा मदद मिलेगी और हम उस पर भी मदद आपको भी करेंगे। दूसरी बात, लीगल सेटअप हमारे बोर्ड का कमजोर है, उसकी मदद के लिए हमने स्ट्रेंथनिंग ऑफ द वक्फ बोर्ड स्कीम, जो इख्तियारात बढ़ाने के बाद में, अमेंडमेंट के बाद में उस स्कीम को लागू कर दिए हैं। उसके चलते 2 से 3 एडवोकेट, अगर डिपेंड अपॉन कि कितने लिटिगेशन और कितनी प्रॉपर्टी है, वो कंटिन्यूअसली आपको मदद करते रहेंगे। आपको बोर्ड में इसके लिए थोड़ा ज्यादा रफ्तार अपना टाइम क्या बोलते हैं कॉन्टेक्ट एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, उससे आपको भी टाइम टू टाइम मदद करता होगा। वक्फ बोर्ड में अकाउंटिंग सिस्टम वीक है, उसको दुरुस्त करने के लिए हमने स्ट्रेंथनिंग स्कीम में उसको भी एक प्रोविजन बनाया हुआ है। तीसरा, एनक्रोचमेंट हटाने के लिए, फेंसिंग के लिए जेसीबी मशीन लगा के किसी को गैर तलब करना है, निकालना है, ये सब के लिए भी एनक्रोचमेंट के 3 प्रोविजन को हमने इस स्ट्रेंथनिंग स्कीम में लाया गया है। कंप्यूटराइजेशन स्कीम जो काफी हद तक कामयाब है और आपके स्टेट में माशाल्लाह 100% काम हो चुका है। इसमें जो चीजें बची कुची है वो भी हम अभी एजेंसी के जरिए करवाएंगे, ताकि आपको हर वक्त प्रॉपर्टी की जानकारी हो। अगर नहीं भी है तो उसकी जानकारी आप भी दें। कई जगह मुझे बताया गया है कि वक्त प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है। आप एक मुहिम आज से छेड़े कि हम हर वक्त प्रॉपर्टी को रजिस्टर बोर्ड में करवाएंगे। अगर आपके निगाह में भी कोई चीज आ गई, गलती से वो नहीं भी है, तो उसका भी रजिस्ट्रेशन करवाएं, ताकि उसका भी फायदा आपको और हमारे फॉर्म को मिलना चाहिए। सेंट्रल वक्फ काउंसिल को मैंने एक हमारी जो मुसलमानों की एक प्लेटफॉर्म बनाने की मैंने सोच, और ऐसे ही मैंने सरकार को भी बताया कि दिस इज ए ओनली मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ से हर चीज आप उन तक पहुंचा सकते हैं, चाहे तालीम की हो, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की बात हो, एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट की बात हो, वक्फ की प्रॉपर्टी की बात हो, डेवलपमेंट की बात हो। क्योंकि जो चीजें ऑलरेडी हमारे चेयरमैन साहब और हजरतों ने बोल चुके हैं, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहूंगा। मैं खुसूसी बात उन चीजों पे
बताना चाहूंगा कि आखिरकार हमको क्या इन चीजों से फायदा होना है, इससे हम अपने गांव का क्या भला कर सकते हैं, जो सबसे हम पीछे हैं। एनक्रोचमेंट रिमूवल के लिए एक एक्ट जो बिल के शक्ल में राज्यसभा में पेश हो चुका है, उसका आना तकरीबन तय है। स्टैंडिंग कमेटी उसकी बनी नहीं थी, बिकॉज लोकसभा जब रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ, अभी कमेटी के मेंबर ने उस बिल पास होने के बाद एक एक्ट आने वाला है, उसको बोल रहे हैं एविक्शन ऑफ अनऑथराइज्ड ऑक्युपेंट्स एक्ट। ये इससे जो स्टेट का जो है बेसिकली जो क्या पब्लिक प्रेमिसेस एक्ट जो हर स्टेट में 5 जगह आजकल लागू है, उसका दर्जा मिलेगा। यानी वह प्रॉपर्टी को पब्लिक प्रॉपर्टी की दर्जा मिल जाएगा, जिसे एनक्रोचमेंट हटाने के लिए बहुत सारे इसमें प्रोविजन है। जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बोर्ड का वो स्टेट ऑफिसर घोषित किया जाएगा इस एक्ट में। उसके आ जाने से एनक्रोचमेंट का मसला टू ए वेरी माने लार्ज एक्सटेंट ये सॉल्व होएगा। अब इसमें मुझे एक बात आज के डिस्कशन से लगी कि ये एक्ट क्या प्रोस्पेक्टिव लागू होगा, रिट्रोस्पेक्टिव लागू होगा। रिट्रोस्पेक्टिव लागू होगा तो किस तरीके से होगा, इसका अभी जैसे भी स्टैंडिंग कमेटी का कंसल्टेशन होगा तो हम कोशिश करेंगे कि इसमें जो इलाइट ग्रुप है जो इस चीज की जानकारी है उनको बुलाया जाए दिल्ली में कॉन्फ्रेंस करके, और उनसे मसाला ड्रॉ करके उस कमेटी के सामने पेश किया जाए, ताकि उसमें कोई फिर दुश्वारियां ना आ जाए कि एक्ट बने और काम हमारा ना हो। जो ये एक्ट में भी कुछ हद तक आप लोगों से सुनने के बाद मुझे मालूम पड़ा। दूसरी बात है रेंटल्स का एक सबसे बड़ा मसला है, जो आप बोल रहे थे किराएदार हमें किराएदार को मदद इसीलिए किया या किराए पे दिया क्योंकि उस किराए से हमारी वक्फ की इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट, प्रमोट, डेवलप करना चाहिए। कई जगह वक्फ प्रॉपर्टी की हालत इतनी बदतर है उसका तो हिसाब बयान किया नहीं जा सकता, क्योंकि इसीलिए 10-20 रुपए का किराए का मसला है। लीज रूल्स 2014 ऑलरेडी नोटिफाइड हो चुके हैं, उसमें बड़े साफ तरीके से बहुत सारी चीज बोली गई है। मोटा मोटी मसला उसमें है कि कोई भी वक्फ प्रॉपर्टी जिसकी लीज खत्म हो चुकी है या होने वाली है, वो लीज रूल के मुताबिक ही लीज होगा। उसमें लीज 11 महीने से लेकर 30 साल का डिफरेंट कैटेगरी में सेक्शन 56 के तहत बताया गया है। यानी बोर्ड मुतवल्ली 11 महीने तक का लीज देंगे, लेकिन जो उस जगह के हालात है उसके मुताबिक होगा, ना कि 10 रुपए, 20 रुपए, 40 रुपए का चक्कर होगा। यानी आज आपका दुकान में 40 रुपया किराया है, अगर बगल वाला 400 रुपए दे रहा है तो उसको 400 रुपए देना पड़ेगा, और इसको आपको लीज रूल के तहत आपको डील करना पड़ेगा। थोड़ी परेशानी होगी, बट इसके लिए भी आपको एक सेशन बुला के मैं सीओ साहब को, चेयरमैन साहब को बोलूंगा कि ये जो मसला आप जो शुरू किए हैं इसको आप डिस्ट्रिक्ट तक और इम्पोर्टेंट वक्फ प्रॉपर्टी जहां 100, 50, 200, 20, 40 शहरों में ऐसा जलसा करें और उनको उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी दे, ताकि इस पे हमारी लीज रूल के तहत ही लीज जाए और लीज में जो कमाई आए। मुझे उम्मीद है कि इस पे बढ़ोतरी होगी, क्योंकि फतेहपुरी मस्जिद दिल्ली के करीब 150 दुकान है, 400 स्क्वायर फीट का एक दुकान 10,000 रुपए था। मेरे पास में 400 लोग इकट्ठे होके आए, कहते साहब आपने ये ड्रैकोनियन लॉ बना दिया, इससे हमको नुकसान हो जाएगा, हम मर जाएंगे, बेघर हो जाएंगे। हमने कहा आपने कितने साल पहले ये लिया है साहब? कहते साहब 40 साल पहले लिया है। अब एक रूल बना है, आज 40 रुपए में आप दे रहे हैं तो मैं 4,000 में भी नहीं मानूंगा। आपके बगल वाले हजरत से पूछिए क्या दे रहे हैं वो देंगे, लेकिन हक आपको पहला दूंगा, फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल आपको होगा। अगर आप उतने कामयाब नहीं है या नाकाम है तो फिर हम दूसरे को देंगे, लेकिन पहला हक आपको बनता है, क्योंकि आप हमारे वफादार किराएदार हैं। हमने ये बात बोल के उनको भिजा दिया, क्योंकि एक्ट बन गया, रूल बन गया है, इस पे आप इतनी आसानी से तब्दीली नहीं होती है। इसको कोशिश किया जाए, लागू किया जाए, और इसका डेफिनेटली आपको फायदा होगा, क्योंकि अगर हमारा काम नहीं चलेगा तो हम एक्ट रूल बनाने का क्या फायदा? क्योंकि आज दिन भर हमने इतना टाइम खराब किया है सुबह से जानकारी के लिए। ये तो सुनने, सुनाने, सिखाने की बात है, सीखने सिखाने की बात है। हमने हमेशा ऐसे प्लेटफॉर्म को सीखने सिखाने का जरिया ही बनाया है, ताकि हमारे में जो कमियां हैं वो पूरी हो, आपकी जानकारी के मुताबिक जो जरूरत है उसको किया जाए। तो मैंने लिटिगेशन के बारे में बताया,
एनक्रोचमेंट रिमूवल के लिए जो जो चीजें चाहिए, हमने एक जीपीएस कोऑर्डिनेट्स अब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि हर वक्त बोर्ड अपने ऑफिस में बैठ के हर वक्त प्रॉपर्टी का लॉन्गिट्यूड वगैरह ले सकता है कि ये कहाँ पर है प्रॉपर्टी, इसके लेफ्ट में क्या है, राइट में क्या है। ये हम कर रहे हैं कंप्यूटरीकरण के तरफ से हर प्रॉपर्टी के जायजा ले रहे हैं और उसको अपने रिकॉर्ड से भी मेजरमेंट करेंगे और मैच कराएंगे ताकि क्या कमी भर्तियां हैं। अगर सरकारी तरफ से कुछ चेंज करना होगा तो उसमें भी उसको भी करेंगे। चौथी बात है वक्फ प्रॉपर्टी की डेवलपमेंट के लिए नेशनल वक्फ डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एक सरकारी संस्था बनाया गया है, इसीलिए क्योंकि वक्फ प्रॉपर्टी की डेवलपमेंट हुई नहीं है और मौजूदा हालत में ये आसानी भी नहीं होती है, क्योंकि मुझे दो तरीके के केस स्टडी करने का मौका मिला। एक मुतवल्ली मैनेजमेंट वक्फ प्रॉपर्टीज इन द कंट्री, दूसरा है बोर्ड मैनेजमेंट। हरियाणा पंजाब का केस एकदम दूसरा है, जो कि वेस्ट बंगाल और यहाँ पर और मध्य प्रदेश में और अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री में जो है। तो हमने उनको बोला कि बेस्ट जरिया नाबार्ड के हर प्रोजेक्ट होगा अगर मुतवल्ली और बोर्ड पार्टनर ऑफ प्रोग्रेस बनना चाहिए। आज के दिन मुतवल्ली साहब बड़ी मेहनत करके वो 12 लाख रुपए कमा रहे हैं एक वक्फ स्टेट का। मैंने जायजा के लिए पहुंच गया वहां और सबसे आखिरी में मैं वहां पहुंचा जब मुझे उस शहर का, उस इलाके का, उसके प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन की सब जायजा लेने के बाद मैंने मुतवल्ली साहब के पास पहुंचा, पूछा कि साहब आप क्या कमा रहे हैं? कहते साहब आप कहाँ से आए? मैंने बोला कि मैं एक सर्वे करने के लिए आया हूँ सेंट्रल वक्फ काउंसिल से। तो फिर मुझे इज्जत से जरा बिठाए मैंने कहा सर आपने बिना बोले आ गए। मैं बोला नहीं ऐसे ही, मैंने कहा कि जरा जायजा ले लो जमीनी हकीकत क्या है। तो उन्होंने फिर खुल के मुझे बताया कि मुझे 12 लाख रुपए का कमी। मैंने उसका असेसमेंट किया, वो कम से कम साल में 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा होगा उसका इनकम। सिर्फ मुझे 8 करोड़ रुपए उस पर खर्चा करना है, सिर्फ 8 करोड़ रुपए। मैंने दिल्ली गया, मुझे 3 तरीके की चीजें मुझे समझ में आई। नाबार्ड को इन्वॉल्व करता हूं तो बोर्ड को पहले, सरकारी संस्था है, प्रॉपर्टी कहीं नहीं जा रही है, और मैंने उनको बेस्ट मॉडल बता दिया। आप ऐसा करो, मुतवल्ली साहब को 12 लाख रुपए मिल रहे हैं, ये तो पहले 100% एश्योर कर दो तो उनको 12 लाख रुपए मिलेंगे, चाहे आप कमाओ नहीं कमाओ। और उनको 8 करोड़ रुपए आप खर्चा भी करो। 3 आदमी की आप एग्रीमेंट कर लो, बोर्ड, मुतवल्ली, नाबार्ड को। स्टेट गवर्नमेंट का अप्रूवल ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। जब 2 आदमी राजी है तो हम कौन फिर बोल सकते हैं। स्टेट वक्फ बोर्ड पे भी, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी, नाबार्ड का भी इख्तियार है, बोल सकते हैं कि ये डेवलपमेंट होगा, क्योंकि आपको इक्वेशन बताना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स जो है वो बतानी पड़ेगी कि आखिरकार अभी क्या है, कुछ बदलाव करने के बाद में क्या आ रहा है और इससे फायदा क्या हो रहा है, ये फायदा किसको जाना है। 4 चीजें मोटी मोटी मैंने उनको बताई, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और वो हजरत भी तैयार हो गए, वो कर्नाटक के थे। आज कर्नाटक से 7 प्रपोजल आए हुए हैं और मैं यही कोशिश यहां भी करूंगा, कम से कम जो रायपुर शहर है, बिलासपुर शहर है, वहां ऐसी 2, 3, 4 मॉडल प्रॉपर्टी आप आइडेंटिफाई करें और उसमें आप एक कंसेप्ट नोट 1 पेज का सही बताइए, डायमेंशन क्या है, उस एरिया क्या है, क्या बेस्ट चीज कर सकते हैं। मुझे कई मुतवल्ली साहिबान ने बताया कि हमने मुसाफिर खाना बनाना चाहिए, हॉस्टल बनाना चाहिए, मार्केट कॉम्प्लेक्स बनाना चाहिए। सेंट्रल वक्फ काउंसिल ने पिछले 40 साल में मुसाफिर खाने, मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स, मस्जिदों में दुकानें, यही सब छोटे मोटे कुछ काम किए, बट हमने उतना काम नहीं कर पाए जितना इनको करना चाहिए था। मध्य प्रदेश में करीब करीब 20-22 ऐसे वक्त की चीजें बदली, खास करके भोपाल में और बुरहानपुर कोई डिस्ट्रिक्ट है, ऐसे बहुत सारे जिलों में हुई। और मैं चाहूंगा कि आपके यहाँ भी वैसे चीजें भी आइडेंटिफाई करें और बोर्ड को आप इत्तला दीजिए कि ये प्रॉपर्टी फ्री है, जिसको कल हम प्रपोजल देंगे और उसको किस तरीके से जो भी डेवलप, आप बेस्ट इकोनॉमिक्स इक्वेशन वर्कआउट करिए। कभी सोचिए कि स्कूल की जरूरत है तो वहां स्कूल बनाने के बारे में सोचिए, कौन का फायदा भी होना चाहिए। कहीं मार्केट कॉम्प्लेक्स बनाना है तो उसके लिए भी सोचिए, कहीं मुसाफिर खाने की भी जरूरत पड़ सकती है, कई जगह इल्म के बारे में कोचिंग सेंटर की भी बात कर रहे हैं। अपने इस्लामी तौर तरीके और हदीस में बताई हुई बातों को मद्देनजर रख के ही सोचेंगे तो शायद इसमें ज्यादा बरकत होगी। मैं मौलाना वली रहमानी हमारे काउंसिल के मेंबर हैं, नामज़द हजरत है, उन्होंने कहा कि अली अहमद साहब आपने लोन के बारे में, क्योंकि आपके जज्बात बड़े अजब से है, तो मैंने कहा कि इस बार आपके साथ बोल के देखो जो सदियों से बोला जा रहा है।
आप लोन देते हैं, 4% डोनेशन लेते हैं। हदीस से कुछ उन्होंने जिक्र किया, तो उसके आगे तो कोई बात है ही नहीं, तो हमें जवाब भी देना मैंने नहीं समझा। और सो एज अदर एमिनेंट 2-4 लोग थे, कहते साहब ने इसके आगे हम कोई बात नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि 100 रुपए कोई भी कारोबारी चीज पे 100 रुपए देके 101 रुपया भी लेना नफा और जो फायदा उसमें जुड़ता है तो वो हराम है, चाहे उसको किस शक्ल में भी आप बोले, डोनेशन बोले, सर्विस चार्ज बोले, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज बोले, कुछ भी बोले, वो जायज नहीं है। इसके लिए आप क्या सोच सकते हैं? तो मेरे जहन में एक चीज आया कि साहब ऐसा करते हैं, फिर कौम का फायदा है तो फ्री कर देते हैं, लेकिन फ्री वैसा करेंगे तो उसके लिए भी थोड़े से मॉडलिटीज बनाना पड़ेगा। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आपको 10 लाख रुपए खर्चा है, तो पहले बोलता हूँ कि 10 लाख रुपए दे देता हूँ साहब, 2 साल तक आपको कुछ नहीं मिलेगा, मेरे पैसे मुझे दे दो, क्योंकि मैं कौम की सबकी खिदमत करना चाहिए। मैं न सिर्फ एक जगह की 10 साल 20 साल तक करनी चाहिए, क्योंकि वहां भी जरूरतमंद उतने ही लोग हैं जहां यहाँ पर है। इस तरीके से हमने सोचा है, इसको भी हम थोड़ी कर रहे हैं। तो वक्फ डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के जरिए आप ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं, और इसके कुछ ब्राउचर्स दिया है। एक सरकारी संस्था है, जिम्मेदार लोग हैं, और हम भी उसमें डायरेक्टर है, उसमें भी मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ कुछ मदद करने की, ताकि जो हमारा वक्फ काउंसिल का तजुर्बा है उनको मिले। उसके बाद में मैं बोलता हूँ कंप्यूटराइजेशन रिकॉर्ड्स के बारे में काफी अच्छा काम हुआ है छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड में, और मुझे हमारे चेयरमैन साहब की जो मेहनत जो है, हमें और भी मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो और बढ़ चढ़ के मेरी मदद जहां भी वो चाहते हैं वो लें, ताकि जो इतनी सारी कंप्लेंट आज जो है वो अगला बार जब हम मिले तो सब लोगों ने कहे कि साहब हमारे मसले कुछ हद तक जो बेकार टाइम जो जा रहा था साहब आप उस पर नहीं, अब हम सिर्फ कंसंट्रेट कर रहे हैं कि हमें अभी साहब कौम के लिए 100 रुपए हम कल खर्चा कर रहे थे, आज हम 500 करने के लायक है। कल 2 स्कूल बना रहे हैं, परसों 3 यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग स्कूल, इन चीजों पे हमें थोड़ा आने वाले दिनों में तवज्जो देने की बात हुई। मैं स्ट्रेंथनिंग ऑफ द वक्फ बोर्ड, क्योंकि इख्तियार बड़े हैं तो उनके हाथ भी मजबूत करना है, ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। इसी के चलते हमने ये स्ट्रेंथनिंग स्कीम बनाई है। ये इस साल से वो लागू हो चुकी है। 3 साल तक इसमें पैसा हम 30-32 करोड़ रुपए तमाम वक्फ बोर्ड के लिए खर्चा करेंगे। इसमें खास करके अकाउंटिंग सेटअप को, सिस्टम को दुरुस्त करना है, लीगल सेटअप, कोर्ट कचहरी केस को डील करना है, सलाह मशवरा उसको करने के लिए, एनक्रोचमेंट हटाने के लिए, एनक्रोचमेंट हटाने के बाद फेंसिंग का जो चीजें जरूरत होती है, क्योंकि आधी जमीन हमारी हिफाजत इसलिए नहीं होती है, छोड़ दी है, पता चला कल झोपड़ी, परसों पक्का, तीसरे दिन दुकान, मकान सब बन के बस लुट जाते हैं। जब तक हम पहुंचते तब तक हमारे लायक कुछ भी नहीं होता है। सब लोग बोलते साहब यहाँ बस गए हैं, आप क्या करेंगे, आप तो कोर्ट में चलिए। तो मोटी मोटी इन चीजों पे बात में खत्म करूंगा, उसके बाद आपसे जवाब सवाल हम करेंगे, आप लोग सवाल करेंगे तो हम जहां तक जो मेरे मुताबिक होगा मैं दूंगा, क्योंकि वक्फ प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट की जिम्मेदारी मुतवल्ली और बोर्ड की है। सेंट्रल वक्फ काउंसिल सेंट्रल लेवल पे मॉनिटरिंग करती है। कुछ चीजें ठीक नहीं पाई गई पिछले दिनों में। सच्चार कमेटी अपने रिपोर्ट में कहा कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल को दुरुस्त बताया जाए, एक रेगुलेटर का जरिया दिया जाए ताकि वो रेगुलेट करे। जहां बात क्या बोलते हैं एडवाइस से नहीं बनती है, वहां डायरेक्टिव इशू करे ताकि मुकम्मल तरीके से कामकाज हो। क्योंकि काम जो होना है वक्फ प्रॉपर्टी का वो स्टेट वक्फ बोर्ड और मुतवल्ली और कमिटियों से ही होना है। सिर्फ एक्ट में फेरबदल करना, वो भी सलाह मशवरे से इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में भी ऐसा ही होता रहेगा। और स्टेट गवर्नमेंट को तवज्जो जो है वो आप भी थोड़ा सा प्रेशर ग्रुप के चेयरमैन साहब काफी दबाव बना रखे हैं स्टेट गवर्नमेंट में, बट इसको जरा फ्रिक्वेंसी करिए और ये जो मीटिंगों में उनको बुलाइए। हमें बुलाइए, लेकिन उनका आना बहुत जरूरी है। अगर प्रिंसिपल सेक्रेटरी को ये सारी चीजें 5 चीजें उनको बताया जाएगा कि सर्वे कमिश्नर साहब ये होना है, इसका रिपोर्ट तय होना है, फाइनल होना है। जैसे सीओ साहब आना है रेगुलरली, यहाँ तो माशाल्लाह सीओ साहब भी पूरा टाइम दे रहे हैं और काफी साल से तजुर्बा पूरा है, बट और दूसरे बोर्ड में तो एडिशनल चार्ज है। किसी ऑफिस को अगर डुबाना है तो एडिशनल चार्ज दे दीजिए ताकि वो दोनों नाव में वो कई दोनों में नहीं जाएंगे, वो बीच में डूब के हो जाएंगे। ऐसा मेरा तजुर्बा रहा है, बट क्या करेंगे, ऐसा सरकार की निजाम ही ऐसी होती है कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं लगा के रखते हैं। बाकी सारे पॉइंट जो दुश्वारियां की बात कही गई है उसमें मैं तकरीबन कोशिश किया हूं कि आपको कम से कम उन चीजों पे गौर किया जाए ताकि ये जो तकलीफ है इसको
कम से कम किया जाए और आने वाले दिनों में ज्यादा से ज्यादा इस पे कामकाज हो और हमारी जो ऑब्जेक्टिव है वक्त को बचाना, बरकरार और उसको बेइंतहा डेवलप करना और उससे रोजगार के रास्ते बना के बेवा औरतों को मदद करना, स्कूल के बच्चों को और खास करके मदरसे स्कूल में कामयाबी के रास्ते खोलना, क्योंकि हमें अपना काम तो करना है जी, सरकार पे ज्यादा डिपेंड करना भी नहीं चाहिए। ये बात बहुत रिपोर्ट में आई है जेपीसी की में भी और सचार कमेटी के। मैंने सचार कमेटी की रिव्यू कमेटी में भी मेंबर सेक्रेटरी हूँ, जिसका रिपोर्ट हम 30 तारीख को दे रहे हैं। हालात कुछ अच्छी नहीं है, इतनी मेहनत के बावजूद भी आज हमारी हालत और पिछड़े लोगों से पिछड़ा बनी है। कुछ लोग, मैंने रिपोर्ट 30 तारीख को मिनिस्टर साहिबा को देंगे और उस रिपोर्ट में काफी लोगों की नजर है और इलेक्शन के दौरान में भी उस रिपोर्ट के बारे में भी काफी बात कही गई। तो इंशाल्लाह कोशिश हम यही करेंगे कि ये सरकार की जो माइंडसेट हमारी बनी हुई है, जो प्रोग्रेसिव चीजें बताया जा रही है और उसके तहत ही हम लोग आज के दिन सेंट्रल गवर्नमेंट में सेंट्रल वर्क काउंसिल पे काम कर रहे हैं और उसी के मुताबिक ही वो चीजें बन रही है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बेहतर होने वाला है और हम उसी को ही कोशिश करेंगे। इस जलसे का फायदा मैं और एक उठाना चाहूंगा जो बड़ा अहम मुद्दा है और मैं भी उसके साथ जाने दिल से लगा हुआ हूं। एक इदारा है मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन, इस मिनिस्ट्री का बहुत बड़ा इदारा है। उस इदारा का भी मैं सेक्रेटरी हूं, पिछले 4 महीने से ज्यादा टाइम हो गया। उस इदारे को हमने दुरुस्तगी की कोशिश करी है, क्योंकि वहां से माइनॉरिटीज खास करके मुसलमानों के लिए एजुकेशन के फील्ड में बहुत काम होता है। उसका फायदा छत्तीसगढ़ में नहीं पहुंचा है। मैंने रिकॉर्ड मंगा के देखा, पिछले आने से पहले स्कूल के बच्चियों को स्कॉलरशिप दी जाती है 12,000 रुपए की, 10वीं पास की लड़कियों को। इस प्लेटफॉर्म के जरिए मैं आप हर एक से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने मोहल्ले में, गली में, शहर में, डिस्ट्रिक्ट में ये बात हर एक मुसलमान आदमी को और माइनॉरिटी को ये इत्तला दे कि हर बच्ची 10वीं पास जो होती है उसकी एप्लीकेशन मौलाना आजाद फाउंडेशन पे जरूर पहुंचे और हम उसको जरूरत से ज्यादा मदद करने की कोशिश करेंगे और ये भी कोशिश करेंगे कि बच्ची के अकाउंट में वो पैसा तुरंत मिले, क्योंकि हमें अगर दोपहर के वक्त खाने की जरूरत है तो वो 6 बजे मिलेगा तो हम क्या करेंगे उसका। एक दुरुस्तगी की बात मैं उस पर ये करूंगा और आप उसकी भी कोशिश करें। हर मस्जिदों में ये बात हो कि माइनॉरिटी को जो फायदा मिल रहा है, जो स्कीम बनी हुई है, उसके बारे में कम से कम 2 मिनट की जिक्र करें इमाम साहब हमारे, ताकि हम लोगों को अपना हक के बारे में पता चले। दूसरी बात है, जितने माइनॉरिटीज के इदारे हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, बीटीसी, आईटीआई, और मैं कोशिश कर रहा हूँ मदरसों को भी उसमें जोड़ने के लिए, जिसमें करीब 50 लाख रुपए का ग्रांट हर एक इदारे के लिए देने की कोशिश हो रही है, जो आज के दिन 30 लाख है। इंशाल्लाह ये 1 से 2 महीने के अंदर हम इसको भी लागू करेंगे। इसमें भी आप कोशिश करें अपने इलाकों में कि एप्लीकेशन जरूर भरें। डेट 30 सितंबर तक का है। मैं उस डेट को भी, जो नेग्लेक्टेड स्टेट है या आइसोलेटेड स्टेट है, उसके लिए मैं बढ़ा भी दूंगा। खास करके ये बोल के मोहतरमा नजमा मैडम से कि इन लोगों को कोई फायदा नहीं मिला है, क्योंकि हमारी स्कीम ऐसी बन जाती है कि आदमी 8 फुट का हो तो मिलेगा, नहीं तो मिलेगा। इसका मतलब अमेरिकन को ही मिलेगा और जापानीज चाइनीज को नहीं मिलेगा। हमारी पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जो आदमी की जरूरत के मुताबिक हो। ऐसी पॉलिसी हम ना बनाए जो उड़ने से पहले ही वो बैठ जाए। तो मैंने ये बारे में भी जिक्र किया है। तो मौलाना आजाद फाउंडेशन के जरिए ये 2 चीज मैंने बोलना चाह रहा हूँ और आप कोशिश इस पे करें। और मैं इंशाल्लाह बोर्ड को इस चीज के लिए भी, बढ़ावे के लिए भी, मैं अपने चेयरमैन साहब को और फारूकी साहब को भी इस पे रिक्वेस्ट करूंगा, ताकि इसके बारे में भी थोड़ी सी, जितनी हम कोशिश करेंगे, वह वन साइड है, बट इल्म और एजुकेशन का जो चीज है जो बहुत कम देखा जा रहा है। क्योंकि मैंने 3.5 लाख मदरसों की बात कही गई हिंदुस्तान में, बहुत कम अनरिकॉग्नाइज जो है, बेसिकली ऐसे चलने वाले जो कि फ्री में
पैसा माने किसी कोई फीस नहीं, खाना फ्री, सब फ्री, जो सब लोग आपने सब कुछ टाइम लगा के उस पर कर रहे हैं, उनको एक मदद नहीं मिला था। तो हमने कोशिश करी है वहाँ किस तरीके से जोड़ा जाए ताकि दीनी बात के साथ साथ दुनिया की भी जरूरत और कामयाबी के रास्ते मिले। हमने ऐसे स्कीम्स बना रहे हैं जो 10 साल में उर्दू अरबी में कामयाबी हो, 6 महीने से 1 साल में वो अंग्रेजी उतना पढ़ ले जिससे उसको मेन कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाने का रास्ता बने। बहुत सारी चीजें हैं, इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिलेगा तो मैं आपसे बात करूंगा जब हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। इस सिलसिले में आप जो भी आपके डाउट्स होंगे तो हम कोशिश करेंगे आपको समझाने की। अगर कुछ उसमें कमी बढ़ती होगी तो मैं पूछताछ के लिए आपको मैं जवाब दूंगा। शुक्रिया। इसकी जानकारी देने के लिए आप आए थे, इसके जो मुख्य बिंदु हैं और आपके आगमन को लेकर बताइए आकाश। विशेष तौर पे जो वक्त अधिनियम संशोधन हुआ था 2013 में, 1 नवंबर 2013 से सारे भारत में लागू हो गया एक्सेप्ट कुछ स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। उसमें कई चीज़ों पे महत्वपूर्ण संशोधन हुआ था, तो खास करके टाइम से सर्वे होना, फुल टाइम CO होना, दुरुस्त वक्त के चीज़ों पे और वक्त के कामकाज पे इफेक्टिवली किस तरीके से काम हो। इसी विशेष धारा पे तकरीबन 30 से 40 ऐसे संशोधन है छोटे बड़े। जो मेजर संशोधन है उसमें सर्वे टाइम भी किया गया है और सर्वे का पैसा सर्वे का रिपोर्ट वक्त बोर्ड से कंफर्म होने के बाद में स्टेट गवर्नमेंट ने उसको नोटिफाई करना ताकि उस पर कोई डिस्प्यूट बाद में ना हो। CO को एक फुल टाइम अपॉइंटमेंट करना चाहिए ताकि वो अपनी बेखूबी उनकी जिम्मेदारी निभाया जाए। वक्त ट्रिब्यूनल का गठन होना वो बहुत ज़रूरी है ताकि वक्त के जो केस कचहरी के जो मामले जो सिविल कोर्ट में जाते हैं उसमें बहुत अच्छे तरीके से तफसीली से बोला गया है अमेंडमेंट में। इसके अलावा एनक्रोचर का डेफिनेशन भी फाइन किया गया था, पहले कभी कोई एक्ट में नहीं हुआ। एनक्रोचर वो है जो लॉ से हटते हैं, यानी विभाग अथॉरिटी ऑफ लॉ यानी बोर्ड से परमिशन के बावजूद जो रहते हैं, चाहे वो इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो इंडिविजुअल हो, पब्लिक का हो या प्राइवेट का हो, यानी एनक्रोचर की डेफिनेशन। सबसे बड़ी चीज़ सरकारी कामकाज में जो सरकारी अधिकारी है जो जिम्मेदारी से नहीं निभा रहे हैं उनके लिए पेनल प्रोविजन रखा गया जिसमें 15,000 रुपये तक एक काम के फेलियर के लिए पेनल्टी भी रखी गई है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आई हैं जिससे वक्त कामकाज को कष्ट नहीं होना है। जैसे लीज रूल बनाया गया, लीज रूल से ये तय होगा कि कोई भी वक्त प्रॉपर्टी अगर 50 रुपये की किराया आज के दिन है तो वो 50 रुपये में देना चाहिए, ना कि वो 2 रुपये में जो सदियों से चला आ रहा है। ये लीज रूल्स का खासियत। सर छत्तीसगढ़ में खासतौर पर बहुत सारे संपत्ति वक्त कब्जे में है, कब्जा है, तो इस बारे में आप कहेंगे वापस करने के लिए कई मामले कोर्ट में चल रहे हैं। कोर्ट के कामकाज में बोर्ड का जो है वो कानून की प्रक्रिया से चल रहा है, बट कई चीज़ें ऐसी सुधार की गई है वक्त में। खास करके वक्त ट्रिब्यूनल का जो दायरा बढ़ाया गया है, ट्राई मेंबर बॉडी बनाई गई है, तो जो सिविल कोर्ट में जो हर चीज़ लेके पहुंच जाती है वो वक्त ट्रिब्यूनल के तरीके से तय होता है, जिससे लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी। इसके बावजूद ट्रिब्यूनल का ऑर्डर को बोर्ड के जरिए से एडमिनिस्ट्रेशन को दिया जाएगा ताकि उनको काम करने पे आसान हो, ताकि एक बोर्ड की आदेश और ट्रिब्यूनल के आदेश जो जुडिशियल बॉडी है उसके आदेश में फर्क है। मुतवल्लियों को एक बहुत बढ़िया विन विन सिचुएशन जो इस एक्ट ने दिया है ताकि वो मुतवल्ली अपनी ज़मीनी जायदाद को प्रोटेक्ट करें और उसको डेवलपमेंटल ओरिएंटेड के तहत इसको रखें, ताकि जो चीज़ में 10 रुपये की आज कमाई है उसको किसी तरीके से डेवलप किया जाए ताकि वो 100 रुपये या 1000 लाखों रुपये। सत्तार कमेटी ने अपने रिपोर्ट में ये बहुत अच्छे तरीके से बोले हुए हैं कि अगर सही दिशा में वक्त प्रॉपर्टी को डेवलप किया जाएगा तो इसमें कुछ 12,000 करोड़ रुपए की इनकम, बट ये आज के ज़माने में ये बढ़ के कम से कम मुझे लगता है लाखों करोड़ तक पहुंच जाएगी अगर वक्त प्रॉपर्टीज को सही दिशा में डेवलप किया जाएगा। इसीलिए भारत सरकार ने एक नेशनल वक्त डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की तामीर की और उसका कामकाज भी शुरू हो गया। छत्तीसगढ़ को इसका इससे फ़ायदा मिलेगा, जैसे महाराष्ट्र और आपके कर्नाटक, वेस्ट
बंगाल, दिल्ली जैसे स्टेट बहुत आगे बढ़ चढ़ के सामने आ रहे हैं, उनको इसका फ़ायदा मिलने वाला है। और मैं होप करूँगा कि छत्तीसगढ़ में भी ऐसे काम शुरू हो, खास करके उन शहरों में जो बहुत आगे हैं, लाइक रायपुर हो गया, बिलासपुर हो गया, दुर्ग जैसे शहर।